बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है नज़्म और मेरी नज़्म। और आज मैं साथ हूँ अपने दोस्त जनाब रज़ी हैदर गिलानी के। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आज हम इनकी जिस किताब पर बात करेंगे उसका उन्वान है काले नहंग। और ये एक ऐसी किताब है जिस पर इससे पहले भी मैं एक दफ़ा गुफ्तगू कर चुका हूँ। इसको मैंने बहुत तवज्जो से और इस्तियाब के साथ पढ़ा। और ये नज़मों की एक ऐसी किताब है, इससे पहले कि वो अपनी नज़मों के बारे में बात करें, एक आध बात मैं इस पर करना चाहता हूँ कि ये नज़मों की ऐसी किताब है जिसमें ऐसे इमेजेस इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें उसलूब का ऐसा पैराया इख्तियार किया गया है जो हमारे यहाँ उर्दू में कम कम दिखाई देता है। कुछ मिसालें उसकी मौजूद हैं, लेकिन वो जस्ता जस्ता शायरों के यहाँ कहीं कहीं आती हैं, लेकिन उन्होंने तवातुर के साथ, एहतियात के साथ और तसलसल के साथ उसे इस्तेमाल किया है। तो इस किताब के हवाले से और नज़म के हवाले से उनसे बात करते हैं। सर खुश आमदेद और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने। एक तो इसका नाम ही जो है जी काले निहंग जी, ठीक है। हम जो निहंगों का नाम जो है वो सुनते हैं, जो फारसी के शेर हैं उनमें। जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ भी ना फरोश नहंग ला बिशनौ फरोश नहंग ला ताहिरा का इस तरह का। और तो इसी तरह पंजाबी में भी उसके इमेजेस मौजूद हैं। जी सुल्तान बाहू का जो एक है बैत, फरमाते हैं कि सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन तर के हो, मेरा बेड़ा अड़े विच कपरां दे, जिथे मच नहीं बहंदे डर के हो। इसका मतलब है कि ऐसे भंवर में फंस गया है जहाँ पर निहंग भी डर कर नहीं बैठते। अच्छा, मैं इधर एक बात क्लियर करूँ, ये कि फारसी में जो निहंग का या इमेज है या कैरेक्टर है कि ये वेल के लिए, वेल मछली के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब मच्छ जो है वो यहाँ पे मगरमच्छ है या मछली है? नहीं, वो हर वो शय जो यानी जो निहंग का है ना, वो यानी जो फारसी में भी जो निहंग है जी, वो वेल मछली नहीं है। अच्छा हाँ, वो मगरमच्छ है। अच्छा, ये ऐसी कोई चीज़, कोई भी ऐसी चीज़, यानी ना समंदर में रहने वाली कोई ऐसी चीज़ जो हड़प कर जाती हो। अच्छा, इसकी ना वैसे एटिमोलॉजी बड़े मजे की है। वो ये कि ये है निहंगीदान, जो वर्ब है इसका ना, उसमें ये कि ये नीचे खींचने वाला, ये जो न है ये वही नीचे वाला है जो सारी इंडो प्रोटो जर्मैनिक लैंग्वेजेस में मौजूद है। यानी नीचे खींचने वाली चीज़ है ये। ठीक है। तो फारसी में उमूमन मगरमच्छों के लिए तिमसाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है। और ये जो है निहंग, इसीलिए तस्वीर भी उमूमन मेरे से पाकिस्तान में कई लोगों ने सवाल किया कि यहाँ पे मगरमच्छ की तस्वीर होनी चाहिए थी, इसकी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यह है कि जो थोड़ी बहुत कम इल्मी मेरे पास है वो उससे देखिए डिटेल्स जो है ना वो ज़ाहिर जब आप करेंगे तो फिर तो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब आप सिर्फ जो आप फरमा रहे हैं ना कि सिर्फ खींच लेने वाली चीज़, मेरा असल वो शार्क भी उसी में आएगी ना। यानी शार्क भी तो ऐसे कर दी, शायद शार्क को भी निहंग कह सकते हैं। अच्छा, जो मुस्तमिल फारसी है उसमें ये वेल को ही कह रहे हैं। ठीक है। निहंग अंबर जो ब्लू वेल का नाम उन्होंने रखा है, निहंग अंबर। तो मैं ये सोच रहा था कि उम्मन जैसे निहंग ला से फिर आपकी क्या मुराद है? निहंग ला, ये मैं पहले बिशनो फरोश निहंग ला, ये कुरातुल ताहिरा का मशहूर शेर है ना। अच्छा, जो ला का निहंग है, जो मादूमियत जो है, मादूमियत खींच रही है ना चीज़ों को अपनी तरफ। बेदिल का शेर मैंने पढ़ा था पहले भी, ईमन मशो अस ख्वाहिश ना खून शुदे दार दिल, मौजी के गोहर न खजीदेस्त निहंग अस्त। यानी कि उस निहंग से डरो, उस ख्वाहिश से डरो जो अभी ईमन मशो अस ख्वाहिश खून ना शुदे दार दिल, जो अभी खून ना शुदे की फॉर्म में है। ठीक है। कि मौजी पे गोहर ना खजीदेस, कि जो अभी गोहर में स्लिप नहीं हुई वो निहंग है। यानी खून के अंदर जो रगों में निहंग तैर है। यानी गालिब का शेर भी वो मौजूद है, लेकिन यह कि बेदिल के यहाँ निहंग प्रॉबेबली गालिब ने लिया है। तो मैंने जब बेदिल के कुछ शेर पढ़े, हाँ जी बिल्कुल, बेदिल के कुछ शेर पढ़े तो मुझे लगा कि मतलब नज़में जो हैं वो ज़रा डार्क किस्म की नज़में हैं और नीचे खींचने वाली नज़में हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मेरी नज़में निहंग हैं, लेकिन अब वो डार्क हैं तो उसके लिए काले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, काले निहंग बना दिया उसको। बहुत अच्छा। तो आपने चलें इसी पे आगाज़ कर दिया, जिसको आप अंग्रेज़ी में डार्क इमेजेस कहते हैं जी, वो आपने तमसालें इस्तेमाल की हैं जी।
तो ज़रा हमारे जो तालिब इल्म हैं ख़ास तौर पे उनके समझाने के लिए, या ऐसे शायकीन जो इमेजेस की दुनिया के जो मुख्तलिफ रंग हैं वो नहीं पहचानते, उनके लिए फरमाइए डार्क इमेज जब हम कहते हैं नज़्म में तो उससे क्या मुराद होती है? अच्छा, आपने एक दफ़ा तस्हीह की थी, हम जब उधर बैठे थे प्रोग्राम में ही, आपने गालिब का एक शेर सुनाया था कि गलियों में मेरी नाश की को खींचो करो कि मैं क्या था, मतलब जान दादा हवाए सर रहगुज़ार था। तो अब ये इमेज जो है उमूमन गालिब का इस तरह के डार्क इमेजेस नहीं आते, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डार्क इमेज है, यानी मौत का, खून का। यानी आप ये कह लीजिए कि जैसे मैंने इसके उसमें भी लिखा कि एक मुख्तलिफ रस हैं हिंदुस्तानी सिस्टम के अंदर, तो उनमें एक रस है जिसको कहते हैं विभत्स रस, ठीक है, जिससे यानी जो करी फीलिंग दे आपको, यानी और भी हैं लेकिन हास्य रस है, या मुझे अभी जहन में नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन मुख्तलिफ रस हैं जिनके अंदर वीर रस है, जैसे मुख्तलिफ रस हैं, कोई जंग के लिए रस है, कोई हंसने के लिए भयानक रस है। तो अब ये है कि अब भयानक वो है जो चीज़ डरावनी है, ठीक है, विभत्स वो है जिससे आप कराहत की फीलिंग आए, करी है जो। अब ये है कि अगर मैं अपनी दुनिया में सोचूं तो ये वो भयानक और करी के दरमियान की गेम है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सारी नज़मों को नहीं कह सकते कि वो ऐसी हैं, लेकिन कुछ खास नज़में जो दिल के ज़्यादा करीब है, तवातुर के साथ इस्तेमाल किया ना, जो इस्तारे या जो इमेजेस हैं वो इस किस्म के हैं जो ज़रा डार्क है, और प्रॉबेबली इसकी वजह मेरा जो है वो फिल्मों में इंटरेस्ट है। अच्छा। और उसका भी ये कि आंड्रे टार्कोव्स्की का मैंने इसमें नाम भी लिखा, उनकी और डेविड लिंच, ये जो मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर्स रहे हैं, और किसी ज़माने में स्क्रीन राइटिंग का शायद अभी भी शौक़ है, लेकिन किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा था। तो मैं फिल्में जब देखा करता था तो ये ख़ास कर ये जो डरावने और जो हैं विभत्स इमेजेस हैं, ये मुझे खींचते थे अपनी तरफ। तो मुझे उसके अंदर एक, जब आपने वो शेर भी पढ़ा ना, गलियों में, मैंने फ़ौरन ये सुना नहीं था पहले, तो मैंने सुना तो मैंने कहा क्या खूबसूरत शेर है, ऐसे तो खूबसूरत ही है। हाँ, तो नहीं उसने तो मिला दिया सारी। आप इसमें देखें ना, यानी नाश को खींचे फिरो के, ये जो गालिब का तो अपना एक स्टाइल, असल में बड़ा आदमी जो है जी, उसके हाँ सारे होलसम होता है ना, सही बात, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, सही बात। तो इससे पेशतर के हम कुछ और बातें करें, मेरे ख्याल में आपसे एक नज़्म सुनते हैं जिससे कुछ अंदाज़ा हो हमें कि किस तरह के इमेजेस जो हैं उनको हम डार्क कह रहे हैं, और किस तरह के मामलात हैं जिनको आपने अलग से या तवज्जो के साथ इस्तेमाल किया है, जिसकी बुनियाद पर आपकी नज़्म जो है वो पहचान बनाती है अपनी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले वो चीज़ पढ़ता हूँ जो मैंने इंतसाब लिखा है इसका। ये नसरी सी नज़्म है। हर उस लफ्ज़ के नाम जिसकी निदा ने मुझे मुझ तक पहुँचाया, हर उस बहर के नाम जिसने मेरे ज़ख्मों से लय की शराब कशीद की, हर उस चाह के नाम जिसके जलते परों से मेरी नज़मों को धुआं बदियत हुआ, हर उस दर्द के नाम जिसके सरहाने मेरे कलम के मुंह को खून लगा, हर उस रात के नाम जिसकी कलोंच के गर्भस्तान से मैंने नए इस्तारों को जन्मा, हर उस बोस के नाम जिसने मेरे होंठों को पथराया, हर उस लम्स के नाम जिसने मेरी ठंडी रगों में आतिशी रूह फूंकी, हर उस लम्हे सरमस्ती के नाम जिसकी याद में मुझे काले निहंग समंदर की तह तक ले गए, और मैंने काई के सुतूनों पर खड़े समंदर के महल को देखा। क्या बात है। अब मैं आपको नज़्म सुनाता हूँ। ये इमेज भी बहुत अच्छा है, काई के सुतूनों पर खड़ा समंदर का महल। अच्छा है। तो ये अब अगर जिसमें कराहत कम है, इसमें कराहत कम है, लेकिन वो थोड़ा सा आप कह लीजिए हैरत या डरावनापन कह लीजिए। ये नज़्म ओपन हार्ट सर्जरी, इसका जो आप कह लें प्री टेक्स्ट है वो ये है कि एक मरीज़ है, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है, और डॉक्टर उसके इर्द गिर्द हैं, और वो उनको समझा रहा है कि ओपन हार्ट सर्जरी मत करो। ठीक है। अब वो अपनी रीजनिंग दे रहा है क्या। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक वो बंदा सर्जन और एक ये। और ये भी मेरी गुजारिश है कि आप इसको अपने खास जी बिल्कुल वैसे ही पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह, जैसे आप पढ़ते हैं।
देखियो देखियो मत खोलियो इस विष भरे मूजी का मुंह, देखियो इन रास्तों में जल बुझेगी रोशनी, आसमां के जिस्म ऊदे जिस्म से रिसने लगेगी पीप भी, उसकी धड़कन ही से चलती है ज़मां की नब्ज़, और तेरी ज़बां चुपज़म हरीरी सांस इसकी असरे यख बंदान ले आएगी गीती पर। मत खोलियो देखने को मेरा सीना है दरअसल इसकी कछार, जिसकी ढलवानों के दलदल लोथड़े हैं खून के, जिस पे उगाई हैं खुदरो और झाड़ियां कुछ सांस की। अच्छा। घात में आ जाएगा इस प्रेत के, बाघ के सर सांप के धड़ वाला ये इफरीत, खोप देगा दांत गर्दन में तेरी। देखियो मत खोलियो इस विष भरे मूजी का मुंह, अजगर का मुंह, अजगर का मुंह, अफई का मुंह, इस विष भरे मूजी का मुंह। ये रगें दूर तक फैली हुई, बरज़ख तलक फैली हुई जड़ गड़ न जाए तुझ में भी। ये सुर्ख सांप इस कीना वर की दुम है, खा सकती है सब दुनिया का सब्ज। देखियो ये भूत आदम खोर है, सांस लेता हर मनुष्य खा जाएगा। मत खोलियो इस विष भरे मूजी का मुंह, इस खबीस आजार दह को मरने दे, इस झड़ू सीजा रसां को मरने दे, इसके मर जाने में इंसान का भला, इसके मर जाने में यज़्दां का भला। क्या बात क्या बात। आपने कैसे कैसे इमेजेस जो है वो एक दिल और खून के अंदर से निकाल दिए हैं कि भाई इसको मत खोलो। कैसा अच्छा। फैज़ का मिसरा मुझे याद आया, हज़र करो मेरे तन से ये सम का दरिया है। वाह वाह वाह, क्या बात। लेकिन आप देखिए, लेकिन वो इतनी मुलायमत से कहता है कि सम का दरिया भी सम का दरिया नहीं लगता। ये मेरे मुंह से सुनते तो शायद आपको ज़्यादा डरावना महसूस। हज़र करो मेरे तन से ये सम का दरिया। सवाल जो मैं आमतौर पर अपने दोस्तों से जो उनकी तख्लीकात या किताबों के हवाले से गुफ्तगू होती है उनमें करता हूँ, वो ये होता है कि आपने नज़्म का सफ़र देखा हुआ है, जो लिखने वाले हैं उससे पहले आप उनको पहचानते हैं, जानते हैं। सही। मौजू के एतबार से, उस्लूब के एतबार से कहाँ तक नज़्म आ गई है, कौन कौन से उस्लूब इसमें मौजूद हैं, कुछ ज़ाहिर है तालिब इल्म की हैसियत से भी, लिखने वाले की हैसियत से भी आप उसके वाकिफ़। तो कौन सा हिस्सा ऐसा नज़्म का है जहाँ पर जाकर आप समझते हैं कि ये वो मामला है जिसको आपकी नज़्म एड्रेस करती है? उस्लूब के एतबार से तो हमने देख लिया, यानी आप जो भी बात करेंगे आप एक ख़ास तरह के इमेज का निज़ाम बनाकर उस तरफ को जाएंगे, ये तो हो गया। मौज़ूआत जो हैं वो कौन से भाते हैं आपको? अच्छा, ये भी वही बात है कि जब आप रस चूज करेंगे तो रस के हिसाब से ही मौज़ूआत भी खुद ही, अगरचे मैं अपने आप को, जैसे आपने कहा ना, जैसे आपने फरमाया ना, जैसे हार्ट अटैक, फिर फैज़ याद आता है। हाँ जी बिल्कुल। हमने चाहा भी मगर दिल ना ठहरना चाहा। हाँ बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। अब उसने भी हार्ट अटैक पे एक नज़्म लिखी हुई है। बिल्कुल सही बात। लेकिन आप ओपन हार्ट सर्जरी पे लिख रहे हैं। अब मौजू तो करीब करीब का है जी, बल्कि हार्ट अटैक नाम की नज़्म भी है, तो आप भी ज़ाहिर उसमें, तो कहने का मतलब ये है कि मौजू तो तकरीबन एक जैसा है, या करीब करीब का आता है, लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट है वो उसको मुख्तलिफ करती है। बिल्कुल ऐसे। तो मौजूआत जो है वो कौन कौन से आपको, यानी ये मैंने इस तरह से कहा कि यानी लाजिम नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो भी अपनी कम अक़लीम है, वो ये कि मेरा ख्याल ये है कि जो पुरानी नज़्म थी, पुरानी से आप मुराद है आज़ाद नज़्म से पहले की नज़्म। ठीक है। तो उस नज़्म के अंदर मुझे लगता ये है कि वहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक। और जब से ये साइको एनालिसिस वगैरह का दौरा चला है, ठीक है, वो मंतिकी पैराए में आगे बढ़ती है। हाँ जी, तो हम इंडक्टिव उसमें चले गए। ठीक है। तो अब जो फ़र्क है वो ये है कि अगर कोई नज़्म जो है वो किसी ऐसे रखने को में जाती है जो हमारा जो फर्स्ट लेवल ऑफ सबकॉन्शियस है वो उसको नहीं देखता, ठीक है, तो मुझे वो उसका मज़ा आता है। यानी नज़्म जो है दरअसल मेरे ख़्याल में, यानी आप सोचे ऐसे कि एक सांप की बांबी है आपके सर में, अब आपने उसके अंदर जाना है, लेकिन यह है कि उमूमन ज़िंदगी में आप वहाँ नहीं जाते। तो जब नज़्म जो है ऐसी बांबियों में घुसती है
तो मुझे अच्छी लगती है या पसंद आती है। अगरचे मैं चाहूँगा कि और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी चीज़ें देखी जाएँ और कही जाएँ, लेकिन ये है कि वक़्ती तौर पर ऐसा ही है कि इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। यानी इंसान की जो नफ्सियात है, बिल्कुल, उसमें मुख्तलिफ़ तरह की जिहतें हैं, बिल्कुल, जिसमें खूबसूरती भी है, बिल्कुल, जिसमें मुलायमत भी है, बिल्कुल, जिसमें रोमांस भी है। जिस रोमांस तो ख़ैर सब में ही होता है, दोनों तरह में रोमांस तो होता है ना, यानी कराहत का भी एक रोमांस हो सकता है, बिल्कुल हाँ, हो सकता वो तो है। हो सकता है। तो लेकिन उसमें मतलब यानी खुले शेड्स वाले, खुले मंज़रों वाली चीज़ें भी हैं और जी, ये वो। जी, और कुछ ऐसे इलाके भी हैं इंसान की अपनी नफ्सियात से, जी, ठीक है, जिस तरफ वो खुद भी जाता हुआ घबराता बिल्कुल ऐसे, है ना? ऐसे। एक शेर, वैसे तो अपना शेर सुनाना बहुत बुरी बात है, नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, चूँकि आप बिस्मिल्लाह, दोस्त हैं, बिस्मिल्लाह। यहीं कहीं वो खराबे भी हैं वाह! कि ध्यान की रौ वाह! उधर को जाए तो अपनी खबर नहीं पाए। वाह, वाह! क्या अच्छा है ना? शेर, तो वाह, कहीं वाह! कहीं आसपास इलाके आपके ऐसे भी होते हैं जी, कि जिनमें वो होते आपके ही हैं, जी, आपके पास ही होते हैं, जी, जी, लेकिन आप उधर जैसे आपने कहा ना कि बेशक आपको पता भी हो कि आपके घर में एक सांप रहता है, जी, लेकिन आप उसकी बामी के पास जाने से घबराएंगे, बिल्कुल है ऐसे, ना? ऐसे, चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाएंगे बिल्कुल, या तोते के पिंजरे की तरफ चले बिल्कुल, जाएंगे, सांप की बिल्कुल, बामी की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो मैलान कह सकते हैं इसको, तबाह का। इसको तबाह का मैलान भी कह सकते हैं। मतलब मेरा ख़्याल ये है कि हर शायर की, हर क्रिएटर की कोई ना कोई पर्सनल ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें गुज़री होंगी या उसकी साइकोलॉजी या जेनेटिक्स उसको उस मिलान की तरफ ले जाती है। तो आप यानी ऐसा नहीं है कि मीर का कोई ऐसा शेर जिसमें कोई इमेज खूबसूरत सा हाँ, नज़र आए, ऐसे, मुँह नज़र आते हैं दीवारों जी के हाँ, बीच, ऐसे, तो आपको जो है वो उसका मज़ा तो आएगा। ऐसे। लेकिन मैं अभी भी सोच रहा था, मीर का ही एक शेर है। लेकिन ये भी डरावना इमेज है वैसे, हाँ, कह लें। मुंह नजर आते हैं दीवारों के बीच, हाँ, वो भी आईना खाना है ना, हाँ, तो इसमें हाँ, डरावना है लेकिन इसको आप वो खूबसूरती के साथ डरावना, खूबसूरती के साथ भी ले हाँ, सकते हैं। तहय्युर की तरफ ज़्यादा। जी, बिल्कुल ऐसे ही। अब यानी ऐसी चीज़ जो थोड़ी, यानी हम पुरानी शायरी में ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल चीज़ों को सपाट करते हैं और पुराने जो आइडियल्स हैं शायद जो ग्रीक आइडियोलॉजी से आए हुए हैं, कि जिनके अंदर हम खूबसूरती की तरफ खूबसूरती को अ, वो कह लें उसको अच्छा समझते हैं और जो बाकी जो इस तरह के इमेजेस हैं उनकी तहकीर करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन यह है कि कभी कभार जो ऐसे उखड़े हुए इमेजेस हैं जो यानी डरावने ना भी हों लेकिन उखड़े हुए हों, तो उनका भी कुछ मज़ा अभी। नहीं, ये हमारी साइकी से उखड़े हुए हैं, वरना मिसरे में तो ये जड़े हुए हैं। जी, हाँ, एक मुझे शेर याद आ रहा है मीर का, वो कहते हैं तय आह इश्क बाजी चौपड़ अजब बिछाई हाँ, कच्ची पड़ी है नर्दें घर दूर है। जा, अब है सीधा सा जा, इमेज है लेकिन इसमें थोड़ा उखड़ापन है। ऐसे। ये यानी आम जो क्लासिक शायर है हाँ, चौपड़ जब वो बिछाई पे, चौपड़ हाँ, नहीं कहेगा ऐसे और तय भी नहीं कहेगा। ऐसे। लेकिन यही बात है कि आपको शायद उसलूब को सेलेक्ट करते हुए उसको बनाते हुए कुछ ऐसी चीज़ें, मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी हमारी जिस पोस्ट मॉडर्न दुनिया में हम रह रहे हैं बहुत खुरदरी है, ऐसे ही। यानी जंगों का माहौल है, जी हाँ। इंसानी जान की कोई वक़्त नहीं है। जी। ऐसे माहौल में खूबसूरती की बात करना मुझे तो गुनाह लगती है, नहीं, शर्म आती आपने है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, यानी चलें वो भी आप करें, लेकिन जब जिस चीज़ का तज़किरा है, हाँ जी, अगर लफ्ज़ से या इमेज से या उसके बयान से वो तासुर नहीं उभरता, जी, ठीक है? यानी वो फैज़ के बारे में फिर फैज़ का ज़िक्र आता है। वो कहते हैं कि फैज़ इनकलाब को भी ऐसे मुलायमत के साथ लाते जी, हैं क्या कि आपको उस पे इनकलाब, हाँ, प्यार सा आने लगता है हाँ, उस पर। लेकिन मुझे लगता है कि लेकिन वो इनकलाब तो लाने का दिल नहीं करता। हाँ, हाँ, वो मतलब ऐसा ऐसा है। मालूम होता है। तो ज़ाहिर है अपना-अपना उसलूब है। जी। आपको वैसे डर नहीं लगता है इस तरह की नज़्में लिखते हुए? अच्छा, ये सवाल एक दफ़ा पहले भी एक लड़के ने मेरे से पूछा था कि ये कौन-सी, मतलब ये नज़्म लिखना आसान हाँ, नहीं है। नहीं, डर लगने का मतलब भी ज़ाहिर है वो नहीं, लेकिन ज़ाहिर है आप अपने अंदर से जब निकालते हैं ऐसे बहुत इमेजेस खौफनाक, और उनके अंदर रहते हैं, देखिए ना, बहुत लिव खौफनाक। करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए साइकी के साथ। थोड़ी देर के लिए नहीं हाँ, सर, ये थोड़ी देर का काम नहीं है। यानी वो मैंने ये तकल्लुफ़न कहा कि कम जी, से कम थोड़ी देर के लिए तो जाना ये पड़ता है। ये बहुत जी, खौफनाक है, बहुत खौफनाक है। यानी आप एक ऐसी दुनिया में अपने आप को जानबूझ के ले जा रहे हैं जहाँ पे वो करी और वो भयानक चीज़ें मौजूद हैं तो आप नहीं देखना चाहते। जी, और आपका यानी नज़्म लिखते हुए मैंने एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि जैसे मैंने कहा ना कि बाम्बी है, वैसे अगर वो अंधेरी गार है, आप उसके अंदर फँस गए हैं। अब बात है कि ये काम मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं करता,
वो जो भी आपने कहा कि तमायुल है, इसका जो जो सिलसिला है ना वो ये है कि अब एक ये नज़्म जो है ना खुद सेलेक्ट करती है आना, उस वक्त पे आएगी तो अब मेरी मजबूरी है लिखना, ठीक है। तो मैं कोशिश करना भी चाहूँ तो ये जान नहीं छोड़ेगी। अगरचे मेरा ख्याल है कि काली न्यामों के बाद मेरे थोड़े से मुख्तलिफ होने लगी हैं चीज़ें, लेकिन मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता जान रहा हूँ कि अब कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। अच्छा, ये फरमाइए कि इनका कारी कौन है? ये मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हमारे सामने ये ज़रूर सवाल आता है और फ़िक्र भी होती है लिखने वाले को, या आम तौर पर ज़्यादातर लिखने वालों को ये फ़िक्र मौजूद है। तो ऐसे ज़माने में जब लोग पॉपुलरिज्म को देखकर उस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग ऐसा लिखना चाह रहे हैं जो फौरी तौर पे लोगों को समझ में आए, उनको पसंद आए, वो उस पर वाह करें, और ये एक दुनिया जो है बहुत से संजीदा लोगों को भी खींच के उस तरफ लेके जा रही है। जी, आपने एक ऐसा रास्ता चुना है जो संजीदा लोगों में से भी चंद एक हो सकता है, उसमें यानी इतनी दूर जाकर नज़्म को पढ़ना एक काम समझकर, यानी एक बाकायदा एक्टिविटी समझकर उसमें लिखें। नज़्म लिखना तो एक्टिविटी है ही, नज़्म पढ़ना भी एक एक्टिविटी समझकर उसमें दाखिल हों। तो इस तरह का कारी आपको कितना मिला या मिलने की उम्मीद है? अच्छा, मुझे या उससे फ़र्क कितना पड़ता है? चलिए ये भी साथ दोनों बातें, पहले हम फ़र्क पे बात कर लेते हैं। फ़र्क का ये है कि अगर मेरा ख्याल ये है कि कारी, जैसे आपने कहा कि कारी की इस किस्म की नज़्म की का कारी कम है, तो मैं लिख रहा हूँ इसलिए ये तो साफ ज़ाहिर है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर चंद लोग भी मौजूद हैं जो इसको एंजॉय कर रहे हैं, और मज़े की बात है कि क्लब हाउस नामी ऐप पे कोविड के ज़माने में मुझे काफ़ी इसके ऊपर पजीराई मिली, क्योंकि वो लाइव प्रोग्राम्स होते थे और मैं अपनी मैंने खुद बड़े शौक से पढ़ी आपकी किताब, क्योंकि ये मुख्तलिफ है। ये आपकी ज़बानबाज़ी है। देखिए, उस्लूब का तजर्बा करता हुआ आदमी जो है ना, जी, अगर वो पक्का मिसरा लिख रहा है और साथ उस्लूब का तजर्बा कर रहा है, तो पहली शर्त पहले है जी, बिल्कुल, उसका मिसरा जो है ना वो ठीक होना चाहिए, उसके बाद तजर्बे की बात आती है। और अगर वो कर रहा है और वो आपके कहने का नहीं भी है, जी, ठीक है, आपकी पसंदीदगी के दायरे का नहीं भी है फ़र्ज़ करें, जी, बिल्कुल, तो लेकिन वो आर्ट का एक काम है, बिल्कुल, कम से कम उसकी हैसियत से उसकी पजीराई जो है वो ना सिर्फ वो बनती है बल्कि आदमी बेसाख्ता करता भी है। बिल्कुल, सुखन शनासी आपसे ये मांगती है ऐसे कि आप ऐसे करें। जी हाँ। और मैं ये कह रहा था कि जो नज़्म पढ़ने का ड्रामाई तरीका है ना, शायद उसकी वजह से हो, लेकिन ये है कि लोगों ने क्लब हाउस वगैरह पे बहुत पजीराई दी हुई मेरी, जिसकी वजह से मैंने किताब छापने का सोचा। वरना मेरा ख्याल ये था कि मैं नज़्में लिखता हूँ अपने लिए, तो नज़्में लिखता रहूँगा, ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है छापने की। मुझे कुछ पर्सनली सच कहूँ तो मुझे कुछ ख़ास उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की चीज़ें लोग पढ़ेंगे या सुनेंगे, लेकिन जितनी भी पढ़ी है लोगों ने पसंद किया है। बहुत अच्छी पसंदीदा। अच्छा, ये फरमाइए कि कभी आपने अपनी नज़्में किसी और आदमी के मुँह से भी सुनी, यानी आपके सामने किसी ने पढ़ी हो? बिल्कुल। क्या उसका तासुर उसके पढ़ने से भी उतना ही है जितना आपने पढ़ने से? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा। मुझे इस बात का अफ़सोस है कि मेरा ज़ाती ख़्याल है कि जो मिसरा है वो अपनी जगह पर किताब में अपनी पूरी जान से मौजूद है। मेरे ड्रामे की उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मेरा ख़्याल ये है, वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये है कि ये जिस किस्म की ये जो नज़्म है, जिस किस्म का नॉलेज मांगती है बहरों का, ये जिस किस्म का नॉलेज मांगती है ज़बान का, क्योंकि इसमें कहीं-कहीं हिंदी का कोई लफ्ज़ आ जाता है, कोई फ़ारसी का आ जाता है, उर्दू का आ जाता है, तो उन सारों के साथ इंसाफ़ करना जो है वो आम तौर पर कम है, मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसा अनोखा लफ्ज़ आ जाएगा। तो जैसे हमने इसमें एक नज़्म में था प्रकाश, तो मैंने ज़्यादातर लोगों के मुँह से प्रकाश सुना है। ऐसे ही है। ठीक है, या अब लफ्ज़ है हृदय, लेकिन उसको हृदय पढ़ रहे हैं लोग, तो ज़ाहिर है अब हिंदी का लफ्ज़ है, अगर ये देवनागरी में लिखी होती तो देवनागरी पढ़ने वाला उसको हृदय ही पढ़ता। अब हे और रे जुड़े हुए हैं उसके अंदर, लेकिन ये है कि ज़ाहिर अब उर्दू में लिखेंगे तो इस किस्म की वो हमने कई तलफ़्फ़ुज़ ऐसे हैं जो दूसरी ज़ुबानों से हैं, मतलब हिंदी वाले जो हैं उनको भी हमने मुअर्रद कर लिया है कुछ, लेकिन पंजाबी वालों को मुअर्रद कर लिया हुआ है, फ़ारसी वालों को कर लिया हुआ है, तो ज़ाहिर ये तो होता है। मेरी ख्वाहिश यही है कि यानी अगर जिस ज़बान का लफ्ज़ है उसी तलफ़्फ़ुज़ में पढ़ा जाए। नहीं, हम तो कृष्ण चंद्र को भी चंदर कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने तो नामों के साथ जो है किया हुआ है, या और भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है चलें ये कोई ऐसा, लेकिन वो आप सही फरमा रहे हैं कि आपने बांधा जब उसको प्रकाश के वजन पर हुआ है, तो आप उसके प्रकाश पढ़ेंगे तो आप उसको उसको ख़राब करेंगे ना, बिल्कुल सही है। आखिर पे ये फरमाइए
कि इस किताब के बाद जी की जो नज़में हैं वो भी बिल्कुल इसी किताब जैसी हैं, या उनमें कोई ट्विस्ट है ऐसा जिससे हम अगली किताब का जो है यानी उससे मुख्तलिफ होने का कोई जवाज़ बनाएं? अब साहब सच्ची बात ये है कि मैं अभी इससे निकल नहीं पाया, अगरचे मैंने आज ये किताब जो है करीबन 1 साल बाद खोली है। मैं अब इससे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये इतना सीधा नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तो आपके अंदर मौजूद है जब आपने ये लिखा है। लेकिन ये है कि मुख्तलिफ असनाफ में कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। मैंने पहेलियाँ भी लिखी, मैंने रुबाइयाँ लिखने की भी कोशिश की, 2 बैतियाँ, यक बैती, इस तरह की मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी पिछले दिनों एक हज्व भी लिखा, एक अभी पिछले दिनों एक मुसद्दस भी लिखा। इसी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और असनाफ में कुछ नई चीज़ें देखी जाएँ। कोशिश यही है कि मिसरे जो हैं उनको बांधा जाए जैसे बांधने का हक हो, और एक्सप्लोर करने की बात है। मेरे ख्याल में आर्टिस्ट, जैसे आपने पहले भी फरमाया कि आर्टिस्ट जो है उसको एक खूंटे से नहीं बनना चाहिए, तो वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब खुदा जाने उसमें आप जब करते हैं एक्सपेरिमेंट्स तो कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें हैं, कुछ ये है, मैं ट्रांसलेशन का काम भी कर रहा हूँ। देखिए, तजर्बा जो है हाँ, वो कामयाब या नाकाम हो सकता है, शायर हमेशा कामयाब ही है। जिसने काम किया है जी, वो तो कामयाब हुआ ना, ये तो एक काम तो उसने किया है, काम तक पहुंच काम गया तक वो। वो पहुंच गया है ना। जी क्योंकि तजर्बा जो है वो करता ही वो आदमी है जिसके अंदर सकत है अगला कदम उठाने की। जी, ठीक? ऐसा ही। तजर्बा तो अगला कदम है ना, तो आप अगला कदम उठाएंगे तो वो आप करेंगे। तो जिस यानी तसलसल और तवातुर और फ्लो के साथ आप नज़में लिखते हैं या पढ़ते हैं, जी, उसी तरह गुफ्तगू हुई हमारी, माशाल्लाह। पता भी नहीं चला कि इतना वक्त गुजर गया है। और आम तौर पर जितना वक्त हम एक सेशन के लिए लेते हैं उससे कुछ तवालत इख्तियार कर गई, लेकिन बातें ऐसी थी जो आम तौर पर नहीं करते हमारे दोस्त या जिनकी तरफ मुतवज्जो कम है हमारे शायर, तो इस पर ज़रा बात होनी चाहिए थी। तो आपने वक्त इनायत फरमाया, बहुत तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।